हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, अब समय जो आपका 8 बजे हो गया है। जीएस प्रैक्टिस सेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं यूपी वाले से पीटी के लिए, उसका 8 बजे डेली आपको वीडियो मिल जाया करेगी। निवेदन मात्र इतना सा है कि आप लोग जो वीडियो देखें तो उसको लाइक भी कर दिया करें और थोड़ा सा शेयर कर दिया करें दोस्तों के साथ। चूँकि नया चैनल है, आपका चैनल है, आप इसको बढ़ाएं, परिवार बढ़ेगा तो कंटेंट और बेहतर और अच्छा करके आएंगे और आपके सिलेक्शन में थोड़ी सी भागीदारी अपने भी सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो साथियों लेते हैं अपना पहला प्रश्न और शुरू करते हैं प्रैक्टिस की ये श्रृंखला। क्या है? भारत का मानक समय मेरिडियन कहां से नहीं गुजरता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। हम क्या करते हैं कि भारत का मानक समय मेरिडियन देखे तो हमको मानक समय रेखा याद आई और हम तुरंत उस पर टिक कर देते हैं यूपी से, है ना। हमको पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश दिखता है, जब पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश से जाती तो है मानक समय रेखा, है ना, प्रयागराज से। तो ऐसा नहीं करना, हमको अंत तक पढ़ना है, नहीं तो जरूर पढ़ना है। लेकिन नहीं तो नहीं लिखा है। अगर आपको 100% किसी चीज़ में ये तो बिल्कुल ऐसे ही हलवा क्वेश्चन पूछ लिया है तो आप एक बार नहीं जरूर चेक कर दिया करना। ठीक है, पूछा क्या है? मानक समय रेखा। तो भैया देखो, मानक समय रेखा के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या मानक समय रेखा? मानक समय रेखा, ठीक है। मानक समय रेखा, मानक समय रेखा जो है ये 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, ईस्ट, जो आपका ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, पूर्वी देशांतर यहां से होके जाती है। इतनी बात क्लियर कर लीजिए पहले तो। और जब यहाँ से गुजरती है तो ये GMT से, किससे? GMT से जो आपका स्टैंडर्ड टाइम है भारत का, GMT से ग्रीन मिनिमम टाइम, ये कहाँ पे? ये लंदन में है। ठीक है, लंदन में। तो लंदन से कितना घंटा हम लोग प्लस रहते हैं? तो प्लस 5 घंटे 30 मिनट। बात क्लियर है? 5.5 घंटे हम लोग क्या करते हैं? GMT से आगे रहते हैं। ये मानक समय जो रेखा हमारी है ये कितने राज्यों से जाती है? तो ये 5 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से भैया? तो पहला आपका है उत्तर प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश प्रयागराज से होकर जाती है। उसके बाद अगला नंबर आता है आपका मध्य प्रदेश। क्या भैया? मध्य प्रदेश। उसके बाद नीचे चला आता है छत्तीसगढ़। ये 3 स्टेट ऐसे टच हो गए। और उसके बाद छत्तीसगढ़ जस्ट नीचे आपका पड़ता है कौन? उड़ीसा। और उड़ीसा से सटा हुआ हल्का सा पार्ट जो किसका पड़ता है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का। बात क्लियर है? तो ये 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य ऐसे जहां से GMT ग्रीनविच मीन टाइम की जो मानक समय रेखा है वो गुजरती है। अब इसमें देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से गुजरती है सर, प्रयागराज से। मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, झारखंड से नहीं गुजरती। झारखंड से क्या गुजरती भैया? झारखंड से आपकी गुजरती कर्क रेखा। कर्क रेखा आपके 8 राज्यों से जाती है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। ठीक है, कर्क रेखा 8 राज्यों से जाती है, गुजरात, राजस्थान, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे होकर के जाती है। तो इसके विषय में जो है कर्क रेखा उत्तर प्रदेश होकर नहीं जाती है। इतनी बात भी आप क्लियर कर लीजिएगा। बात क्लियर है? तो साहब इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, झारखंड। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या है दूसरा प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा महान हिमालय हिमाद्री के पर्वत शिखर नहीं है? माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नागटिब्बा, उसके बाद माउंट नंदा देवी। जैसे अगर हम बात करें हिमालय की, तो हिमालय बेसिकली जब यहाँ से आप आएंगे, जैसे ये आपका पार्ट है, जैसे ये आपका पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका एरिया है इसको समझिए, ये नेपाल, फिर यहाँ से आपका सिक्किम। बात क्लियर है? ये आपका नेपाल हो गया, यहाँ से हल्का सा जो है डाउन होता है, यहीं से नेपाल, ये आपका एरिया जो है ये आपका नेपाल का है। ठीक है, 500 कुछ मीटर आपका नेपाल पड़ता है। ठीक है, ये तो ये एरिया नेपाल का हो गया। अब देखिए होता क्या है कि जैसे आपसे अब यहाँ पे सबसे ऊपर, जैसे ये बीच वाला जो महान हिमालय का पार्ट है, कौन? ग्रेट हिमालय रेंज है, ग्रेट हिमालयन रेंज है। ठीक है, ये ग्रेट हिमालयन रेंज है। अब यहाँ से पूछा क्या है? महान हिमालय का पर्वत शिखर नहीं है। तो आपको पता है कंचनजंगा आपका यहाँ कहीं पड़ता है। ठीक है, मकालू भी आपका यहीं पड़ता है।
उसके बाद जो है नंदा देवी भी आपका ये यहाँ पड़ता है, नंदा देवी। तो ये तीनों तो हैं, माउंट कंचनजंगा भी है, माउंट मकालू भी है, माउंट नंदा देवी है, ग्रेट हिमालय के पार्ट तो है, पूछा कौन नहीं है। अब जाहिर सी बात है माउंट नाग टिब्बा जो है ये पार्ट नहीं है। तो भैया जब पार्ट नहीं है नाग टिब्बा तो ये है किसका पार्ट? तो ये पार्ट जो है ये लघु हिमालय का पार्ट। किसका पार्ट है? ये है लघु हिमालय का पार्ट। किसका पार्ट भैया? ये लघु हिमालय का पार्ट है। बात क्लियर है? 80 से 100 मीटर की चौड़ाई है। और इस लघु हिमालय में बात करेंगे आप तो इसमें जो है तो जैसे अब इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे नाग टिब्बा हो गया, लघु हिमालय की बात है। तो लघु हिमालय जैसे और हम इस पर जैसे इसमें आपका पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे पीर पंजाल आपका पड़ जाता है ना। फिर यहीं पे आपका जो है धौलाधर पड़ जाता है, ये पार्ट जो है यहीं पे आपका नाग टिब्बा है। महाभारत की श्रेणियाँ भी यहाँ पे आगे पड़ जाती है ना। तो ये सारी चीजें ये कहाँ पे भैया? ये लघु हिमालय का पार्ट है, माउंट नाग टिब्बा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए तीसरा क्या, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में खाड़ी नहीं है? कच्छ की खाड़ी, खंबे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या अकावा खाड़ी? बताओ भैया इसमें कौन नहीं है? देखिए अगर हम इसकी बात करें, कच्छ की खाड़ी गुजरात का क्षेत्र है, ठीक है। खंबात की खाड़ी आपको पता है ये भी आपका गुजरात, जैसे ये आप ऐसे भारत आप बनाएंगे जब, तो ये आपका भारत है, ठीक है, ये आपका ऐसे भारत बनता है। ये जो पार्ट है ये आपका क्या पड़ता है? ये आपका खंबात की खाड़ी पड़ता है, खंबात की खाड़ी पड़ता है, ठीक है। ये आपका पार्ट खंबात। और यहाँ पे जब आप आएंगे ये वाला पार्ट जो है ये आपकी मन्नार की खाड़ी पड़ता है, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका गुजरात जो है ये इधर जो है ये क्षेत्र ये आपका पड़ जाता है कच्छ की खाड़ी, कच्छ का रण भी इसको बोलते हैं, यही जो लगा हुआ है। तो भैया इसमें कच्छ की खाड़ी भी है, ये खंबात की खाड़ी है, खंबे की खाड़ी बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी भी है, कौन नहीं? अकावा खाड़ी। अकावा खाड़ी कहाँ स्थित है? तो भैया ये अकावा खाड़ी भारत का पार्ट नहीं है ये, बल्कि किसका पार्ट है? लाल सागर का पार्ट है। किसका? लाल सागर का पार्ट है। इसकी जो सीमा है ये मिस्र, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया से लगती है। बात क्लियर है? चलिए इसमें राइट आंसर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा लेते हैं प्रश्न, क्या भैया? इसमें निम्न में कौन सा देश यूरोपीय देश है? बुल्गारिया, सूडान, बेनिन और घाना। आपको पता है ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं ये सारे के सारे यूरोपियन अफ्रीकन कंट्रीज हैं। बुल्गारिया क्या है? ये आपकी यूरोपियन कंट्री है। कैसा? यूरोपियन कंट्री है। अब बुल्गारिया है तो इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी आपकी सोफिया है। बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया है। बात क्लियर है? इसमें आप जैसे सूडान, बेनिन और घाना ये सारे के सारे जो है अफ्रीकी देश हैं, ठीक है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्या भैया? यहाँ से जैसे भारत एवं पड़ोसी संबंध से एक प्रश्न आना आपका जो है पीटी में, तो ये समझ लीजिए भारत में इन पड़ोसी देशों में कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है, ठीक है। तो अफगानिस्तान, बुजाकाशी, बांग्लादेश, क्रिकेट, भूटान, तीरंदाजी, नेपाल, वॉलीबॉल। बताओ अभी इसमें राइट आंसर क्या है? देखिए बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल बुजाकाशी, ये तो बात क्लियर है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भैया ये नहीं है, क्रिकेट नहीं है, ये क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। भाई हम ही से तो अलग हुआ है, हमारा भी कबड्डी है। जैसे हमारे यहाँ हॉकी है तो उसके यहाँ कबड्डी हो गया। कबड्डी हम लोगों को जैसे माना जाता है कि जो कबड्डी का उद्गम है, जिसे अगर कभी आपसे पूछे कि भाई कबड्डी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो कबड्डी का उद्गम मेरे दोस्त मेरे भाई कहाँ से हुआ है? ये भारत से हुआ है, ठीक है। अफगान का ये बुजाकाशी हो गया। भूटान का जो है ये तीरंदाजी होता है। नेपाल का भैया वॉलीबॉल होता है। ये बातें क्लियर है। इसमें बांग्लादेश का क्या होगा? कबड्डी हो गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। 6ठा नंबर क्या भैया? भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी भैया? 73वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन और 61वां संविधान संशोधन। 73वां किसके लिए था? पंचायती राज। किसके लिए? पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज मतलब ये कि 243 वाला अनुच्छेद इसमें पूरा पर्टिकुलर एकदम दाबम दाब लगा हुआ है। और कहाँ अनुसूची? 11वीं अनुसूची, समझिएगा। 11वीं अनुसूची बलवंत राय मेहता समिति 1956-57 में गठित हुई थी। 57 में जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी वो बेसिकली यही आधार था। इसमें पंचायती राज में क्या कर दिया गया? त्रिस्तरीय प्रावधान किया गया कि साहब गांव सभा होगी, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक होगा और जिले स्तर पर जिले होंगे। इसमें विषय कितने रख दिए गए? 11वीं अनुसूची में भैया रख दिया गया 29 विषय कि आप इन 29 विषयों पर कानून बना सकते हैं। बात क्लियर है। 86वां संविधान संशोधन 2002 की बात करें तो जो 86वां संविधान संशोधन 2002 है इसके द्वारा आप अनुच्छेद 21 पढ़े होंगे। अनुच्छेद 21, ठीक है। अनुच्छेद 21 में ए जो है
इसमें क्या, शिक्षा का अधिकार, किसका, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार, ये आ गया शिक्षा का अधिकार। ये शिक्षा का अधिकार जो पहले डीपीएसपी में हुआ करता था, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया, ठीक है। और अब जो है ये कह दिया गया कि शिक्षा का अधिकार तो मौलिक अधिकार की श्रेणी में आ गया है, मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहा है, कोई करा रहा है, तो वो आकर के इसके थ्रू पा सकता है अपना मतलब ये पोषणीय हो गया है। बात क्लियर है। तो भैया अनुच्छेद और क्या संशोधन हुआ, आप जब अनुच्छेद 51 पढ़ेंगे तो उसमें जो मूल कर्तव्य दिया गया अनुच्छेद 51 क में, वहां पे भी 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, उसमें कहा गया कि साहब जो 11वां मूल कर्तव्य है अपने बच्चे के लिए जो पिता का कर्तव्य है उसको इसमें जोड़ दिया गया। बात क्लियर है। तो भैया जब इतना सारी चीजें हो गई तो आप ये कह सकते हैं जो डीपीएसपी का पर्टिकुलर एक पार्ट हुआ करता था जो शिक्षा का अधिकार बच्चों के लिए, उसको यहाँ जोड़ दिया गया। तो इसमें उम्र क्या रखी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। बात क्लियर है। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अधिकार जो है दे दिए गए, ठीक है। अब भैया बात कर लेते हैं 74वां संविधान संशोधन। क्या भैया, 74वां संविधान 1993, ये 93 में आया था, लागू हुआ था 94 में। बात क्लियर है। 73वां संविधान संशोधन 92 में आया था, 93 में लागू हुआ था, 24 अप्रैल को लागू हुआ था। और इसी 24 अप्रैल को हम लोग जो है 24 अप्रैल एक एक करके याद कर लीजिए। 24 अप्रैल का पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इसीलिए मनाया जाता है। भैया पंचायती राज लागू कहाँ हुआ था, तो सबसे पहले लागू हुआ था आपके इस प्रकार से, जैसे वैसे तो लागू हुआ आपके राजस्थान में, लेकिन ऐसे जब सारी चीज़ें हुई तो उसके बाद लागू हुआ आपके आंध्र प्रदेश में। बात क्लियर है। 74वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें किसकी बात करेंगे, नगर निगम, मतलब ये शहरी पंचायती क्षेत्र की बात करता है, नगर निगम की बात है भैया। तो नगर निगम में क्या हुआ, ये भी 243 जब खत्म होता है उसके बाद ये शुरू हो जाता है, नगर निगम की बातें शुरू हो जाती हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें कहा गया कि भैया जो अनुसूची, जैसे 11वीं पंचायती राज थी तो अनुसूची 12वीं जोड़ी गई। अनुसूची 12वीं में क्या कहा गया भैया, अनुसूची 12वीं कही गई कि इसमें नगर निगम के विषय में प्रावधान किए गए। और कितने सब्जेक्ट इनको दिए गए, 18 विषय दिए गए। लो तुम राजा हो जाओ, 18 विषय पे कानून बना सकते हो, ठीक है। तो ये 3 हमने ऐसे समझ लिया। अब बात करते हैं क्या 61वां संविधान संशोधन 1989 की। हुआ ये कि 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन हुआ। इसमें 326 में संशोधन हुआ। आपको पता है कि निर्वाचन की जो बात होगी, किसकी बात भैया, ऐसे समझिए आप, मतलब प्रश्न आ जाए तो उसको चिथड़ा उतर दीजिए। निर्वाचन भाग 15 में है, 324 से लेकर के 329 तक की बात कही गई। इतनी बात क्लियर है। अनुच्छेद 326 में संशोधन कर दिया गया। अनुच्छेद 326 में क्या संशोधन हो गया, क्या संशोधन करके किया गया कि जो उम्र 21 साल है उसको घटा करके कितनी कर दी जाए, 18 वर्ष कर दी जाए। बात क्लियर है। तो इसमें आपका यही पूछा गया कि 21 से 18 कब की गई, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर 7वें नंबर बढ़ते हैं। 7वां क्या है, ये संघ नहीं होता है, संघ सूची होता है। इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत विषय नहीं है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति। अब ये बताइए हमको आप कि भैया ये युद्ध और शांति राज्य करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा। युद्ध जाएगा करने का, राज्य नहीं जाएगा। ऐसे आप कॉमन सेंस सोचिए। विदेशी मामले में राज्य को काम है क्या, कोई काम नहीं। हमारा विदेश मंत्रालय ये डील करता है। परमाणु ऊर्जा की बात होगी तो भैया ये बताओ कि परमाणु ऊर्जा राज्य थोड़े कहेगा कि हम प्रयोग करेंगे परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये करेंगे वो करेंगे, जो है हम परमाणु मिसाइल प्रयोग करेंगे, नहीं कर सकता, उसका पावर नहीं। ये सारे के सारे पावर किसमें है, ये सारी की सारी पावर संघ सूची में निहित है। बात करते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य की, तो ये आपके आता है किसमें, सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है ये भैया आ जाता है समवर्ती सूची में। मतलब ये कि इसके लिए आप जो है राज्य भी नियम बनाएगा, संघ भी नियम बनाएगा, दोनों नियम। जैसे आप देखिए जब आपकी एम्बुलेंस चलती है तो एम्बुलेंस आप जब कॉल करेंगे तो इसमें केंद्र और प्लस राज्य दोनों होता है। क्यों, क्योंकि दोनों की जिम्मेदारी की जो राज्य के नागरिक हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। बात क्लियर है। तो इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं 8वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है, बताओ भैया। संसद विधायी और वित्तीय कार्य करती है, इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है, जो इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सांसद को चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। ऑप्शन सी क्या है, संसद में संविधान में परिवर्तन पर चर्चा करने है और लागू करने का अधिकार रखती है। ऑप्शन डी क्या कहता है, संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्री की परिषद जिम्मेदार होती है। तो
उसमें पूछा क्या भैया, कौन संसद का कार्य नहीं है, ये पूछा है हमसे, ये नहीं पूछा कौन कार्य है। अभी बताओ हमको, आज तक कहीं आप सुने हैं कि मंत्रियों की जो परिषद है वो जिम्मेदार होगी? ना, कभी नहीं। होता क्या है कि भैया संसद जिम्मेदार होगी। कौन? संसद। लोकसभा, संसद कैसे बनती है भैया, तो ये लोकसभा से बनती है, फिर ये राज्यसभा से बनती है, और उसके बाद आते हैं इसमें राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, तो भैया एक बात क्लियर जान लो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया संसद में आती है, ऐसे नहीं लेके आएंगे। इसके लिए संसद नहीं होती, इसके लिए जो है ऐसा नहीं होता है। ठीक है, संसद का कार्य नहीं है हटाने का, बात क्लियर है इसमें। संसद के पास न्यायिक शक्तियां भी हैं, यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति रखता है। ठीक है, ये रखता है, लेकिन जैसे इसमें संसद राष्ट्रपति तथा उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग पारित करता है, उसके खिलाफ प्रस्ताव लाने के सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, उस सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा संकल्प पारित किया जाना चाहिए। ये सारी चीजें मान लीजिए कि मंत्रिपरिषद का माने हटाओ, हटा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम 2/3 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करें, सहमति हो, है ना, उसके बाद महाभियोग लेके आ जाता है, 1/4 हस्ताक्षर साइन करके महाभियोग पारित करें, 2/3 सदस्य पर सहमति दें, तब ना चीजें होती हैं जी। तो ये सब गलत हो जाए, ये गलत हो जाएगा। संविधान, ये चर्चा बिल्कुल सही बात है, लागू करने का अधिकार इसके पास सही है। संसद को चुनावी कार्य करती है क्योंकि राष्ट्रपति साहब, ये भी बात सही है। वित्तीय कार्य कार्यकारी, ये भी बात सही है। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा गुरु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्या भैया, 9वां नंबर, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने करी थी? आर.सी. देसाई ने, पी.सी. महालनोबिस ने, दादा भाई नौरोजी ने, या वी.के.आर.वी. राव ने? बताइए सर इसमें क्या होगा। देखिए, भारतीय सांख्यिकी संगठन ISI, ठीक है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन, इसकी बात होती है। ठीक है, जो शिक्षण और प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान में सांख्यिकी अनुप्रयोगों को समर्पित है। इसकी स्थापना जो ISI है, इसकी स्थापना वो अमेरिका वाला ISI नहीं, समझ, पाकिस्तान वाला, ये ICI है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये हालांकि अब हो गया है बंद। ठीक है, अब इसके स्थान पर दोनों को, इसको और ISO को मिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों मिक्स होकर के अब हो गए हैं NSO। ठीक, 2019 में ये सब प्रक्रिया हुई है। तो इसकी जो पूछा, स्थापना पूछा है, वो पूछा जैसे इसकी स्थापना हुई कब थी, पहले ये भी जान लीजिए, 17 सितंबर 1931 को हुई थी। करने वाले व्यक्ति कौन थे भैया, तो करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे पी.सी. महालनोबिस थे भैया, बात क्लियर है, पी.सी. महालनोबिस साहब थे इसमें। अब देखो, अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना जब आती है, वो भी उनका आधार भी यही रहता है। ठीक है, अच्छा काम भी करते हैं। जिसमें पूछा क्या संस्थान की स्थापना किसने करी थी, पी.सी. महालनोबिस ने, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने क्या दिया था भैया, दादा भाई नौरोजी ने जो है सिद्धांत दिया। सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना इन्होंने करी थी, है ना, राष्ट्रीय आय की गणना इन्होंने ही करी थी, बात क्लियर है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, सॉरी, पी.सी. महालनोबिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्या है, 10वां नंबर क्या भैया, प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित किए जाते हैं। कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी क्या माना जाएगा, अल्पकालिक बेरोजगारी, अंतर्निहित बेरोजगारी, अस्थायी बेरोजगारी, या संगठित बेरोजगारी? इसमें देखिए, ये जब आप पढ़ते हैं, जब इसको करते हैं तो इसको क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, डिस्ग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, या ऑर्गेनाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अंतर्निहित इसमें होता है भैया, रोजगार भी है, बेरोजगारी, दोनों अंतर्निहित है, तो इसको अंतर्निहित बेरोजगारी कहते हैं। इस तरह की बेरोजगारी जो किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग जब कार्यरत होते हैं लेकिन उनके उत्पादन में वृद्धि नहीं होती। जैसे ऐसे आप समझिए, एक ऐसे खेत है, मान लीजिए पहले उसके एक पिताजी काम करते थे, उनकी शादी हुई, उनकी मम्मी वो भी काम करने लगी, अब शादी के बाद लौंडे हो गए, 2-4 लड़के पैदा हो गए, ये भी इसी में जुड़ गए। तो भैया खेत तो इतना ही है ना, जैसे अगर इनमें 10 क्विंटल पैदा होता था तो ऐसा नहीं है कि ये 5 लोग और पैदा हो गए तो 15 क्विंटल पैदा कर देंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते भाई। जो एक रेशियो उसी से पैदा होगा, तो संख्या बढ़ रही है लेकिन उत्पादन में क्या कोई बढ़ोतरी नहीं है। तो ऐसी बेरोजगारी को अंतर्निहित बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर चलते हैं। क्या है, इनमें से कौन महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग, गांव या गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म। ठीक है, अब इसकी बात हो रही भैया। ठीक, अब देखो
है क्या गांधी जी का विचार। तो गांधी जी बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के कट्टर विरोधी हुआ करते थे। उनका विश्वास था ये कि बड़े पैमाने के उत्पादन से ही विभिन्न सामाजिक और आर्थिक दोष उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मतलब ये कि मशीनों का प्रयोग मनुष्य को आलसी बना देता। अब जाहिर सी बात है, हम लोग आज हमको कुछ भेजना होता, पहले हम डाक विभाग जाते थे, वहाँ से भेजते थे, अब तो व्हाट्सएप पे भेज दिया, काम खत्म हो गया, है ना। अब तो बहुत चीज़ें कम हो गई हैं। पता लगा जैसे कंप्यूटर चलाना है तो उसके लिए जो है एक हम कोई भी बैठा लेते हैं किसी को, तो वो चलाता रहता है। तो महात्मा गांधी जो है ये बेसिकली मशीनों के, ऐसा नहीं कि मशीनों के बिल्कुल विरोधी थे, उनका कहना था कि जो है इससे मनुष्य जो आलसी हो जाएगा। महात्मा गांधी गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग और गांव के सर्वोदय का पुनर्जन्म के समर्थक हुआ करते थे। ठीक है, तो इसमें पूछा कौन उनका विचार नहीं है, तो हमने बता दिया आपको, क्या बताया, गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, उसके बाद जो गाँव और सर्वोदय का पुनर्जन्म। ये कभी मशीनरी नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग नहीं चाहते थे। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर चलते हैं। क्या भैया, निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मार्च, गोवा क्रांति दिवस 18 जून, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून, और उसके बाद जो संयुक्त राष्ट्र का पहला विश्व साइकिल दिवस जो 3 जून। देखो भैया, अगर हम बात करें इसकी, तो जो आपका ये प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये 8 मार्च को नहीं मनाया जाता। कब मनाया जाता है भैया? ये 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले एक व्यक्ति थे, हेनरी ड्यूनेंट। कौन? हेनरी ड्यूनेंट थे। ठीक है, हेनरी ड्यूनेंट की ये जन्मशती है। रेड क्रॉस एक गैर लाभकारी संगठन जिसकी स्थापना जो है वो हुई थी 8 मई 1863 को। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो भैया इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंद में है। बात क्लियर है भैया? तो इसमें राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है। और विश्व साइकिल दिवस 3 जून, विश्व श्रम दिवस जो है ये आपका 12 जून होता है, गोवा क्रांति दिवस 18 जून को मनाया जाता है। ये भी आपका सही, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पे। भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? बताओ भैया क्या इसमें राइट आंसर है? भारत फल उत्पादन में किस नंबर पे है? तो भारत जो है वो फल उत्पादन में आपके दूसरे स्थान पे है। ठीक है, पहले पे भैया, पहले पे बहुत पहले से जो है कौन जमा रखा है? तो पहले से चीन जमा रखा है। तीसरे की बात करें तो यहाँ पे कौन है? अमेरिका है। कौन है? अमेरिका भैया। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में केंद्रीय संगठन है जो कृषि विपणन में शामिल है, इनमें कौन सा संगठन नहीं है? ये तीसरी बार प्रश्न आया भैया। भारत कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम, कृषि कीमत एवं लागत आयोग, भारतीय कृषि निगम। बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो भारत में कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए कपास निगम भी जो है इसमें रहती है, भारतीय खाद्य निगम तो है ही है, कृषि CPEC भी इसमें रहता है। ठीक है, उत्तरदायी होता है, लेकिन भारत की कृषि निगम ये तो ऐसा कुछ है नहीं, है ना। इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन में से कौन सा ई-कॉमर्स कंपनी नहीं चौथा बार पूछा गया है? अमेजन है, ईबे है, फ्लिपकार्ट है या yahoo.com है? तो भैया इसमें ई-कॉमर्स कंपनी जो है ये अमेजन भी है, ईबे भी है, फ्लिपकार्ट भी है, याहू नहीं है। इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, याहू क्या एक सर्च इंजन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे। क्या भैया? असंगत मैच की पहचान करें। प्रिंटिंग प्रेस जोहान्स गुटेनबर्ग, बैक्टीरिया एंटोनी वान लीeuwenhoek, ऑक्सीजन एंटोनी लॉरेंस लेवोजियर और हाइड्रोजन ब्लेज पास्कल। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? हाइड्रोजन की खोज जो है ब्लेज पास्कल ने नहीं, बल्कि हाइड्रोजन खोज किसने करी थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने करी थी। हेनरी कैवेंडिश ने करी थी। यह आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन, और सबसे हल्का तत्व भी है। प्रिंटिंग प्रेस के जो आविष्कारक थे वो जोहान्स गुटेनबर्ग भी थे। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज जो करने वाले थे एंटोनी वान लीeuwenhoek थे, और ऑक्सीजन की खोज जो है एंटोनी लॉरेंस लेवाइजर जो है ये आपके ऑक्सीजन खोज करता थे। बात क्लियर है भैया? इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर चलते हैं। क्या है? आईने अकबरी किसने देखा है? सॉरी, इसमें देखा है नहीं, आईने अकबरी किसने लिखा है? ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, लिखा है। ठीक है, इसने लिखा है, फैजी ने लिखा है, बीरबल ने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है, मुल्ला दो प्याजा ने लिखा है। बताओ भैया कौन लिखा है? आईने अकबरी जो है ये किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, यह क्या है? तो अकबरनामा का, आईने अकबरी क्या है? अकबरनामा का एक भाग है। क्या है? अकबरनामा का एक भाग है। बात क्लियर है?
अबुल जैसे अबुल फजल जो है इसने अकबरनामा रचा था, तो वो जाहिर सी बात है अकबरी भी अबुल फजल मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे। हालांकि बीरबल भी, फैजी और मुल्ला दो प्याजा भी अकबर के दरबारी थे, सभी नवरत्नों में से थे शामिल। जैसे फैजी भी नवरत्न में से एक था, बीरबल भी थे, है ना, और मुल्ला दो प्याजा भी थे। बीरबल जो है इनका नाम महेश दास था, ठीक है, महेश दास इनका नाम था। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो अकबर था ये दीन इलाही धर्म चलाया था सबके लिए, तो उसके ये पहले जो है ये पहले और अंतिम व्यक्ति जो उस धर्म को स्वीकार करने वाले थे, ठीक है। राइट आंसर आपका अबुल फजल हो जाएगा। चलिए 18 नंबर चलते हैं। क्या भैया, असंगत मैच की पहचान करें। आशा और इतिहास के बीच बिल क्लिंटन लिखी है। पक्षी और जानवर मार्क ट्वेन, और उसके बाद ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्सिटी स्टीफन हॉकिंग, ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसकी हम बात करें तो जो ब्रोकन विंग है ये इंदिरा गांधी की रचना नहीं है, ये किसकी है भैया, ये सरोजनी नायडू की है। किसकी है, सरोजनी नायडू की है ना। इनकी अन्य रचनाएं और भी जान लीजिए, जैसे द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है, द बर्ड ऑफ टाइम, द बर्ड ऑफ टाइम, ठीक है, सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें हैं। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा और इतिहास के बीच बिल क्लिंटन ही लिखी है। पक्षी और जानवर मार्क ट्वेन ही लिखे हैं। इसमें मनुष्यों की तुलना जो है ये की गई है जानवरों से और पक्षियों को, मतलब ऐसे किया गया है। ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्सिटी ये आपके स्टीफन हॉकिंग लिखे हैं, ठीक है। इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 19 नंबर पर चलते हैं। क्या भैया 19 नंबर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ अवस्थित है। नई दिल्ली में अवस्थित है, कोयम्बटूर में है, राजमुंदरी में है या कानपुर में है। देखो भैया अगर हम इसकी बात करते हैं, किसकी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की, है ना, तो ये कहाँ पे अवस्थित है भैया, नई दिल्ली में अवस्थित है। कहाँ पे, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में और क्या क्या उपस्थित है ये भी जान लीजिए आप, थोड़ा सा पॉइंट करके हम नोट डाउन करा देते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कोई आपसे पूछे भारतीय मौसम विज्ञान, क्या भारतीय मौसम विज्ञान आपसे पूछे, भारतीय मौसम विज्ञान आपसे पूछे, ये कहाँ, दिल्ली में है। बात क्लियर है। उसके बाद अगर आपसे दूसरा नंबर बात करें, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान दूसरा। तीसरे की बात करें भैया तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, ये भी यहीं पे है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण चौथा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की बात करें। उसके बाद आप जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात है तो आप देखते होंगे जो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है, क्या, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये भी आप कहाँ पे, दिल्ली में ही है, ठीक है। फिर ऐसे आप एक और लिख लीजिए, केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान। तो ये सारे के सारे क्या है भैया, ये आपके दिल्ली में अवस्थित हैं, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर तो ये हो जाएगा। कोयम्बटूर में क्या भैया, तो गन्ना अनुसंधान, क्या है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान, ठीक है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान हो गया। बात क्लियर है। उसके बाद बात करें राजमुंदरी में, क्या भैया, तो राजमुंदरी में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, क्या है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान। बात करते हैं कानपुर, तो कानपुर में जो है आपका, जैसे अगर हम बात करें किसकी, कानपुर में, तो कानपुर में भारतीय चीनी तकनीकी अनुसंधान, क्या है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, बात क्लियर है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर और अंतिम प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा तबला वादक है, रविशंकर, जाकिर हुसैन, पन्नालाल घोष, अमजद अली खान। बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें बात करें किसकी, रविशंकर की। पंडित रविशंकर जो है ये सितार वादक हैं, रविशंकर सितार वादक, रविशंकर क्या भैया, रविशंकर सितार वादक हैं, ठीक है। जाकिर हुसैन की बात करें तो भैया जाकिर हुसैन हो गए, गुदई महाराज हो गए, सुखविंदर सिंह हो गए, ये सब क्या है, तबला वादक हैं, क्या भैया, तबला
वादक हैं। बात करेंगे इसकी पन्नालाल घोष की, ठीक है। तो पन्नालाल घोष जो है ये आपके बांसुरी वादक हैं। क्या है? बांसुरी वादक हैं, बांसुरी बजाते हैं। पन्नालाल घोष हो गए, हरि प्रसाद चौरसिया हो गए, यहीं पे अगर इसे हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, हरि प्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक हैं, ठीक है। उसके बाद आप जैसे राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी ये सब आ जाते हैं। उसके बाद अमजद अली खान की बात करें तो अमजद अली खान जो है ये आपके सरोद वादक हैं। क्या है भैया? ये सरोद वादक हैं, सरोद वादक हैं अमजद अली खान। पूछा क्या? तबला वादक। जाकिर हुसैन क्या तबला वादक हैं? ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर है। तो मेरे साथियों, प्यारे भाई बहनों, उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रैक्टिस सेशन ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा प्लीज़ को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।